स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महासमुंद में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने एक कार को रोका और मुखबिर से पुलिस को यह खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार को रोका, 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई, कार की चेकिंग की गई, तब जाकर यह रकम कार की डिक्की में अलग से एक लॉकर बनाया गया था, वहां से ये बड़ी रकम बरामद हुई है। बरगढ़ ओडिशा के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं और इसके पीछे ये अंदेशा है कि हवाले का रुपया इसके ये हो सकता है। कार की डिक्की में अलग से एक सेफ बनाया गया था जिसमें 1 करोड़ 12 लाख 99 हजार रुपए रखे हुए थे। अब आईटी की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोहर, इससे पहले भी आपसे बात हुई और कोई खुलासा हो पाया कि इस मामले में अभी तक? जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से सिंघोड़ा पुलिस ने आज बरगढ़ निवासी जो व्यापारी है प्रतीक छापड़िया और उनके सहयोगी सुरेंद्र सोना से 1 करोड़ 12 लाख 99 हजार रुपए जो जब्त किए, उस रकम को जब्त करने के बाद जो महासमुंद पुलिस है इस पूरे मामले को आईटी को ट्रांसफर कर देती है। आईटी की टीम मामले में जो प्रतीक छापड़िया है उससे पूछताछ करती है। सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि जो प्रतीक छापड़िया के जो मूल निवास है बरगढ़, वहां पर जो उनका, चूंकि इनका बताया जा रहा है कि सोना चांदी के व्यापारी करते हैं, सोना चांदी के बड़े व्यापारी है और हवाला का भी काम ये लोग करते हैं, जिसे लेकर आईटी की टीम ने जो है वो बरगढ़ के इनके फर्म पर छापा मारा है और वहां आईटी की टीम एक एक दस्तावेजों को खंगाल रही है, एक एक चीजों की जांच कर रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से एक लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा मामला पुलिस के सामने आया और जिस तरह से एक छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है इसको, कि इतनी बड़ी रकम जो है वो पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से आईटी की टीम ने दबिश दी है और आईटी की टीम वहां पर जो जांच कर रही है वहां पर निकलकर क्या मामला सामने आता है। क्या हवाला के इस तरह के काम रेगुलरली इनके द्वारा किया जाता था या फिर हवाला के रुपए लेकर जो आ रहे थे इनके तार जो है राजधानी रायपुर से किसी बड़े रसूखदार से जुड़ा हुआ है। बहरहाल आईटी की टीम और जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिल रही है कि उनके अभी आईटी की टीम वहां पहुंची हुई है और फर्म पर जांच जारी है। मनोहर, पुराना कोई इनका रिकॉर्ड निकलकर भी कुछ सामने आया है क्या? अभी कुछ जानकारी मिल पाई क्या? बरगढ़ से कोई जानकारी मिल पाई क्या? देखिए, महासमुंद एसपी प्रफुल्ल ठाकुर से जब ये सवाल हमने किया कि जिस तरह से ये बड़ा रकम ये ले जा रहे थे, जिस तरह से कार में एक सेफ बनाया गया था, लॉकर रखा गया था, कहीं ना कहीं इस तरह के मामले को ये अंजाम पहले भी देते रहे होंगे और इनका जो लिंक है, इनका जो तार है वो कहाँ से जुड़ा है। लेकिन पुलिस का यही कहना था कि पूरे मामले में अभी जांच हो रही है, इसका कोई नया कनेक्शन हो सकता है सामने आए आगे जांच में, लेकिन पुराना जो कनेक्शन था वो महासमुंद से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा था। हालांकि ये पहली बार पकड़ में आए हैं ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से पूरी तैयारी थी, जिस तरह से कार में लॉकर था और लॉकर के अंदर ये पैसे लेके जाया करते थे, खो ना हो पैसे के अलावा, पुलिस का भी ये दावा है पुनीत की पूरे पैसे के अलावा भी अन्य सामग्री, चाहे वो गांजा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, इस तरह से बड़े जो मामले होते थे वो हेराफेरी जरूर करते थे। लेकिन पुलिस ने मुखबिरों की सूचना के बाद इनके पूरे मंसूबों को अब जो है नाकाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस ये कहने से बच रही है, हालांकि जांच का दावा किया जा रहा है। देखना ये होगा कि पुलिस नए मामले या फिर इनके तार कहां तक ढूंढ पाती है। मनोहर, एक बात और कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई थी, बाकायदा ये रकम भी दिखाई गई थी। क्या ये जो आरोपी हैं, ये जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या मीडिया को इन लोगों से बातचीत करने दी गई? और इन लोगों से अगर बातचीत हुई तो क्या कहा इन लोगों ने? जी पुलिस इसको बताना चाहूंगा कि जब जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहां पे ये जो 2 व्यक्ति जिनको पकड़े गए थे, जिनमें मुख्य प्रतीक छापड़िया है, इनको पुलिस ने मीडिया के सामने पेश नहीं किया। मीडिया ने सवाल किया कि भाई जितनी बड़ी रकम आप पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है, कहीं ना कहीं दोनों व्यक्तियों का हाथ है, उनके सामने मीडिया के सामने पेश कीजिए। तो उनका, पुलिस का ये दावा है कि आईटी की टीम इसमें जांच कर रही है, आईटी की टीम उनको लेकर गई हुई है, इसलिए मीडिया के सामने पेश नहीं कर सकते। उसी बीच जो है सूत्रों से एक खबर आती है कि आईटी की टीम इन दोनों व्यक्तियों के साथ बरगढ़ पहुंच चुकी है और बरगढ़ स्थित जो इनका फर्म है, जो कहा जा रहा है कि ये सोने चांदी के व्यापारी हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, वहां पर आईटी की टीम की जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर इस जानकारी के लिए। संदिग्ध वाहन मिला जिसमें ऐसा कुछ लगा कि उसमें डिक्की में कुछ मॉडिफिकेशन है और उसमें जो सिंघोड़ा के थाना प्रभारी ने उसने पूछताछ की तो उसमें बोला इसमें कुछ माल रखा है करके, लेकिन माल के बारे में स्पष्ट उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा था। उसको थाना लाके जब चेक किया गया तो उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि इसमें तकरीबन 70 से 75 लाख है करके। जब इसको हम लोगों ने मशीन से गिनवाया तो गिनने के बाद ये पता चला कि इसमें 1 करोड़ 12 लाख और कुछ और रकम था, जिसको कि हमने सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जब्त किया है। और इसमें घटना में प्रयुक्त वरना का और इसमें जो प्रतीक बरड़िया करके है जो कि मूलतः
टाउन थाना क्षेत्र बरगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका सोना चांदी का व्यापार है, उनके कब्जे से बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं और पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकली नोटों के साथ 6 लोग पकड़े गए हैं। इंडियन और फॉरेन करेंसी के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। नोटों की गिनती और जांच जारी है और कितनी बड़ी संख्या है ये आप तस्वीर में देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीर देखिए, ये सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इनके पास से ये रकम मिली है। नोटों की गिनती और जांच की जा रही है और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि बड़ी मात्रा में इनके पास से ये करेंसी मिली है। जखीरा है, ये जखीरा है। 6 लोग पकड़े गए, इंडियन और फॉरेन करेंसी के साथ ये लोग पकड़े गए हैं और इनकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी में भारी बारिश हो रही है। नया रायपुर और राजधानी में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और मानसून से पहले की बारिश से सड़कें तक डूब गई। तस्वीर देखिए, अभी तो मानसून आया नहीं है, मानसून से पहले की ये बारिश है और जो बारिश हुई है तो सड़कें लबालब हो गई। जेसीसीजे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। अजीत जोगी के विधायक प्रतिनिधि ने जो इस्तीफा दिया और मरवाही के जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष। प्रजातंत्र में लोगों का आना जाना लगा रहता। रविंद्र चौबे के बयान पर अब इकबाल रिजवी की तरफ से पलटवार भी हो गया है। शायराना अंदाज में उन्होंने जेसीसीजे प्रवक्ता ने जवाब दिया है कि क्षण में क्या होगा क्या नहीं किसी को पता नहीं। अजीत जोगी की पार्टी का अस्तित्व आगे भी रहेगा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वहाँ माननीय अजीत जोगी जी के लगातार जो प्रतिनिधि रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय, उनका कांग्रेस प्रवेश हुआ है और भी प्रजातंत्र में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वैसे भी ज्ञानेंद्र उपाध्याय मूलतः कांग्रेसी जेंस के कांग्रेसी नेचर के व्यक्तित्व थे और वो कांग्रेस में आज शामिल हुए तो उनका स्वागत किया गया। अब कुछ वहाँ के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से असंतोष है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है, उन कार्यकर्ताओं को भी समझाइश देंगे और आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उसका अस्तित्व ही छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा है कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं इस बारे में एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं बल्कि खबर नहीं। क्षण में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। और वो एक ऐसी पार्टी का गठन माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी करके गए हैं जो केवल अपने दम पे और केवल अजीत जोगी ही कर सकते थे। वरना इस प्रदेश में क्या, इस देश में भी बहुत कम इक्का दुक्का आदमी हैं जो अपने दम पर पार्टी गठित करें और उसको मान्यता दिलाएं। छत्तीसगढ़ में ये पहले आदमी थे, बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, आरोप लगाया गया या ये कह लें कि कह दिया गया मंत्री की तरफ से, सीनियर मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि जेसीसीजे का अस्तित्व नहीं रहेगा। इकबाल रिजवी ने भी कहा कि ये काम केवल अजीत जोगी ही कर सकते थे, जो कि उन्होंने पार्टी को खड़ा कर दिया और पार्टी को अस्तित्व में वो ले आए। लेकिन अब अजीत जोगी नहीं है और सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है। देखिए पुनीत, गाहे गवाहे ये सवाल उठता रहा है कि अजीत जोगी की जो पार्टी है जेसीसीजे, उसका अस्तित्व खतरे में है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में प्रदर्शन जेसीसीजे का रहा, 5 विधायक जीत के आए हैं। हालांकि अभी जिस तरह से गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था बसपा के साथ में, लेकिन अब जिस तरह से अस्तित्व की बात, अब खुद जो सरकार के दूसरे नंबर पे मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बयान दिया है कि उसका अस्तित्व खतरे में है और ये खतरा उनको नजर आ रहा है। तो ये बड़ा सवाल यही है कि आखिर खतरा नजर आ रहा है तो क्या आने वाले समय में जोगी कांग्रेस के साथ में जोगी कांग्रेस की जो पार्टी की जो पूरे नेता हैं, जो बड़े नेता, हालांकि अभी बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं, जो शेष बचे नेता हैं क्या वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे? जिस तरह से
काफी नजदीक माने जाते थे अजीत जोगी के, जो उनके विधायक के प्रतिनिधि थे, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से तमाम वो लोगों की लंबी कतार है जो लगातार अब देखने को मिलेगी कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कुछ असंतुष्ट होंगे तो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जो जेसीसी-जे के प्रवक्ता और काफी करीबी अजीत जोगी के माने जाते हैं इकबाल रिजवी, उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी का अस्तित्व है और रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं उनको एक डर है कि जिस तरह जो नेतृत्व अजीत जोगी करते थे पार्टी को लेकर, अब वो नेतृत्व अब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। और ये पार्टी के सामने खड़ा होना भी लाजमी है कि जिस तरह से अजीत जोगी के आगे भी अजीत जोगी थे और पीछे भी अजीत जोगी थे, लेकिन अब पार्टी में अजीत जोगी नहीं रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही निकल के सामने आएगा कि अभी पार्टी का नेतृत्व अब बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी, बड़ा सवाल है। हालांकि अभी 29 मई को ही अजीत जोगी का निधन हुआ है और आज 10 तारीख है, लेकिन आने वाले समय में अजीत जोगी की जो पार्टी है, जिस तरह से इकबाल रिजवी का कहना है कि उनका अस्तित्व लौटेगा और आने वाले समय में जिस तरह से, क्योंकि मरवाही जो विधानसभा की सीट खाली हुई है, उस पे उपचुनाव होने हैं, तो उस पे अजीत जोगी की जो सिंपैथी वोट है वो उनको मिलेगी, उनकी पार्टी से मिलेगी। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलासा ये नहीं किया है कि उस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। बड़ा सवाल है कि वो सीट आरक्षित है, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, तो बड़ा यही एक सामने सवाल निकल के आता है कि आखिर उस सीट से लड़ेगा कौन। लेकिन इकबाल रिजवी ने यह भी साफ कहा है कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया है कि आगे की जो संभावनाएं हैं वो कहां जाके कहां खत्म होंगी, इसको भी उन्होंने मना नहीं किया है। तो पुनीत, आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो जेसीसी-जे है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। हालांकि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जाते रहे हैं कि जोगी कांग्रेस की जो पार्टी के बहुत सारे नेता, उनकी सोच कांग्रेस प्रवृत्ति की रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जोगी कांग्रेस की पार्टी के जो नेता हैं वो उसमें शामिल हो जाए। लेकिन अभी रेणु जोगी, जो उनकी पत्नी अजीत जोगी की जो पत्नी है रेणु जोगी, वो अभी जीवित है। तो अभी किस तरह जो अभी हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। आज सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस ली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम प्रदेश के सभी कलेक्टर से जुड़े भी। कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामों को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना उन्होंने की और कहा कि सभी जिलों ने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने छुट्टियों और त्योहारों के दिन भी अपनी ड्यूटी निभाई। सीएम ने कहा कि पैदल चलने वाले श्रमिकों के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के आईजी ने काफी अच्छा काम किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि न निराश होना है और न ही थकना है, कोरोना से लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ लड़ाई हमें तत्परता के साथ लड़ते रहना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा है। CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उपक्रम घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा है और CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संयंत्र की मान्यता देने का आग्रह किया है। सीएम ने इससे तेलंगाना से 2000 करोड़ रुपए बकाया हासिल करने में मदद मिलने का हवाला भी दिया है। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी फाइटर की एक महिला कमांडो ने 8 महीने की बच्ची को गर्भ में लेकर नक्सलियों से लोहा लिया। बेहड़ों में नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग पर निकलती रहीं, कई मुठभेड़ में भी शामिल रहीं। यहां तक कि सर्चिंग पर जाने के लिए सुनैना ने अपने अधिकारियों से भी गर्भवती होने की बात छिपाए रखी थी। अब इस महिला कमांडो ने 2 मई को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब सुनैना अपनी बेटी को एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहती हैं। मेरा नाम है सुनैना पटेल। मैं महिला DRG दंतेश्वरी फाइटर की कमांडर हूं और मैं 6-7 महीने तक पूरी गश्त कर चुकी हूं। अब मेरी बेटी 2 मई को आई है और एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मैं भी बहुत अच्छी हूं और मैं अपनी बेटी को अपने से बहादुर बनाना चाहती हूं और मेरे से उच्च अधिकारी बनाना चाहती हूं। IPS अधिकारी हो चाहे IPS अधिकारी हो, मुझे गर्व है मुझे कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है। इतने गश्त जाने के बावजूद भी मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी बेटी भी स्वस्थ है।
किस तरीके से आपने 7-8 महीना गर्भ लेकर जंगलों में नक्सलियों से मोर्चा लिया, जहां पर आम पुलिस के जवान भी जाने से घबराते हैं, लेकिन आपने गर्भ धारण करके नक्सलियों से लुभा लिया। कितने मुठभेड़ों में आप शामिल रही हैं ऐसे गर्भ धारण? मैं 2-3 मुठभेड़ में शामिल रही। जहाँ जहाँ कैंप खुला कैंप अटेंड करे, कैंप खोले। कैंप 45 दिन पोटाली कैंप है अरनपुर, जिसमें रोड नहीं बना था जाने के लिए, बहुत जंगल पहाड़ी था, जिससे हम लोग रोड को काटते हुए बाइक से गए थे। और अब 2-3 नदी नाले पार किया, पर पावरनार गए थे, छिन्नार गए थे। जहाँ छिन्नार पावरनार में अभी जो पुल बन रही है, उस पुल अभी बनी नहीं है, तो हम ऐसी नदी पार करके ही चले गए थे। जांजगीर चांपा जिले में कुएं में उतरे 4 लोगों की मौत हो गई। मामला हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव का, जहां पर निर्माणाधीन कुएं की सफाई के लिए 2 लोग कुएं में उतरे। जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों बेहोश हो गए। इनकी मदद के लिए 2 और लोग कुएं में उतरे, लेकिन वो भी कुएं में ही बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने इसकी इत्तला डायल 112 और पुलिस को की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को कुएं से बाहर निकालकर उन्हें जयजयपुर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने इन सभी को मृत घोषित कर दिया। दोनों कुएं में सफाई के लिए उतरे थे और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसी ग्रामीणों में से 2 लोग, जिनका नाम है हेमंत रात्रे, जिसकी उम्र 37 साल है, और चिंतामणि बंजारे 45 साल, ये दोनों उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कुएं में उतरे और उसके बाद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये दोनों भी वहाँ पर बेहोश हो गए। इस सूचना के बाद, ये सूचना मिलने पर 112 की टीम और पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और जिनके ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, परंतु वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। रायपुर के भाटा गांव इलाके में जिस जर्जर पानी की टंकी में दबकर मजदूर की मौत हुई थी, उस टंकी को आज निगम की टीम ने विस्फोटक से जमींदोज कर दिया। टंकी को गिराए जाने को लेकर एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट किया गया। इस दौरान आसपास के सभी मकानों को खाली कराया गया था और इलाके को भी सील किया गया था। टंकी ढहाते वक्त धमाका इतना तेज था कि विस्फोट से ध्वस्त मटेरियल दूर तक बिखरे हुए नजर आए। देखिए ये तस्वीर आपको दिखाई। रायपुर में इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर बनाने के तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम को कोविड सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन जिनमें लक्षण नहीं है। इंडोर स्टेडियम में 230 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। देर रात 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से कई जांजगीर चांपा, 2 सरगुजा और 1 जशपुर का मरीज शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 884 पहुंच चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 1240 है और 351 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके पहले मंगलवार को 14 कोरोना के नए मरीज मिले थे। प्रदेश में अभी तक कोरोना पीड़ित 5 मरीजों की जान भी चली गई है। और इधर मुंगेली के फास्टरपुर थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। थाने में तैनात आरक्षक और उसके बाद एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया। अब फास्टरपुर थाने की तमाम रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जिले के दूसरे तमाम थानों में भी एहतियात बरती जा रही है। कांकेर के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसके तहत इन्हें 11 सुझावों से शपथ दिलवाई जा रही है। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों से भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इस बीच ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत भी काम चल रहे हैं। और शपथ में हाथ को बार बार धोना, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, हाथ न मिलाना जैसी शपथ शामिल है। राजनांदगांव नगर निगम महापौर हेमा देशमुख ने निगम परिषद के सदस्यों के साथ शहर के सर्वेश्वर दास स्कूल का निरीक्षण किया। राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल स्कूल को राज्य सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी स्कूल की व्यवस्था को लेकर महापौर ने स्कूल का निरीक्षण किया और जो भी कमियां स्कूल में पाई गई उसे समय पर पूरा करने संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुसार
विभिन्न जिलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है और इसी की तहत ये सौभाग्य हमारे नगर निगम स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत कर रहे हैं और इसी के तहत अभी 15 तारीख से यहाँ एडमिशन ओपन होने वाला है और इसी को देखते हुए हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं और तैयारी की देखिए खामियां ये है कि काम अभी धीरे गति से चल रही है। शायद कोरोना के कारण हम हर काम हमारे विकास का थोड़ा पीछे हो गया है, तो निश्चित रूप से ये तो हमारी खामियां हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत। मलौदा बाजार वन मंडल की ओर से ग्राम धमनी में गांव के 13 गरीब परिवार गांव के बाहर पशुपालन कर अपने सपने साकार करने में लगे हैं। ये जहां पशु पाल रहे हैं वहां पर हर परिवार को 4-4 गाय दी गई हैं, जिससे कि ये दूध निकालते हैं और उसे अच्छी कीमत पर डेयरी को बेच रहे हैं। अभी हर परिवार को करीब 15-15 हज़ार रुपये महीना इस योजना से आमदनी हो रही है। दुग्ध योजना से ये आमदनी इन लोगों को हो रही है। ग्रामीणों के लिए पशुपालन योजना जो बनाई गई है उसका फायदा इन्हें मिल रहा है। 13 परिवार हैं जिनको 4-4 गायें दी गई हैं और दुग्ध योजना से इन्हें आमदनी हो रही है। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल से खबर है कि आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 8 आईएएस अधिकारियों को बदला गया है, जिसमें रीवा और जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। कुछ दिन पहले ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल कमिश्नर भी बदले गए थे। आशीष कुमार उप सचिव उद्यानिकी विभाग बनाए गए हैं। अनूप कुमार सिंह आयुक्त नगर निगम जबलपुर बनाए गए हैं। अरुण विश्वकर्मा सीईओ स्मार्ट सिटी भोपाल बनाए गए हैं। अभी प्रसाद अपर कलेक्टर बनाए गए हैं उज्जैन। मृणाल मीना नगर निगम आयुक्त रीवा बनाए गए हैं। अर्पित वर्मा को अपर कलेक्टर शहडोल बनाया गया है। आशीष तिवारी ग्वालियर के अपर कलेक्टर होंगे और आशीष सांगवान राजगढ़ के अपर कलेक्टर होंगे। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है कि कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से बदलाव हुआ था, अब एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 8 अधिकारियों को बदला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।